हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋचा शुक्ला आपके अपने चैनल ऋचा मैम पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हिंदी में हम पढ़ेंगे आज समास। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम संधि तक पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। तो समास जो होता है वो बहुत ही ईजी है। संधि का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। संधि का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना और समास का मतलब होता है कि उसे एक नया शब्द देना। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा करना, किसी बड़े चीज़ को छोटा करना। ठीक है, चलिए हम जो है आज बहुत दिनों बाद हम आज अपनी क्लास ले रहे हैं क्योंकि किसी कारणवश हम नहीं ले पाए थे। तो आज मैं वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे समास। तो हमारा समास का ये है, 2 मिनट, ये हमारा समास। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त में छोटा करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया देने की विधि समास कहलाती है। यानी समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप अर्थात छोटा करना। संक्षेप अर्थात छोटा करना। जैसे रसोई के लिए घर के स्थान पर रसोई घर कहना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास। समास की डेफिनेशन क्या हो गई? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। ठीक है, समास का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामसिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है? समस्त पद है विद्यालय। समस्त पद क्या है? समास की ऐसी प्रक्रिया जो नया शब्द बनता है उसे समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे सामसिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे विद्यालय। समास विग्रह किसे कहते हैं? विद्यालय हमारा समस्त पद है और विद्यालय को हम थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो विद्या के लिए आलय। आलय मीन्स होता है घर। विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर, विश्राम के लिए घर। ये क्या हो गया हमारा? समास विग्रह। और समस्त पद क्या है? विश्राम। हिमालय, हिम के लिए आलय। जहाँ हिम रहता है, हिम मीन्स बर्फ होता है, बर्फ की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हिमालय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। समस्त पदों में 2 पद होते हैं। समस्त पद मतलब विद्यालय और विश्राम गृह हो गया। ठीक है, इसमें 2 पद होते हैं। एक तो कौन सा? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे समस्त पद हमारा क्या है? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय में 2 है, एक विद्या और एक आलय। तो विद्या जो है वो क्या हो गया? पूर्व पद और आलय जो है वो क्या हो गया? उत्तर पद। ठीक है, विद्या के लिए आलय क्या हो गया? समास विग्रह। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय और विश्राम गृह समस्त पद है और विद्या के लिए आलय समास विग्रह है। समस्त पद के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया? विद्या और उत्तर पद क्या हो गया? आलय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इतना आप समझ गए हैं कि समास क्या होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। ठीक है, और समास के जो है 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, समास समस्त पद और समास विग्रह।
समस्त पद मतलब जैसे विद्यालय, और समास विग्रह मतलब विद्या के लिए आलय। ठीक। अब ये समस्त पद भी दो प्रकार के होते हैं, दो पद होते हैं उसमें। कौन से? एक पूर्व पद होते हैं और एक उत्तर। पूर्व मतलब पहले वाला पद, उत्तर मीन्स बाद वाला पद। तो विद्यालय में विद्या के लिए आलय, तो विद्या जो हो गया वो पूर्व पद हो गया और आलय जो है वो उत्तर पद हो गया। ठीक है। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 समास हैं, समास के भेद हैं। तो अभी हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, पूरा परिभाषा में उसके पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या है। अब देखिए, इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा छोटा है। अब ये हमें आ गया क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मीन्स पहला पद पूर्व पद होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या होता है? अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन। पहचान क्या होता है इसमें? पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि, इन सब से स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव की सबसे मुख्य पहचान होती है। अगर आपको पहचान पता है तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, सुपर किसी भी चीज़ की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपको कंपलसरी है, हिंदी आपको आना है। तो हिंदी में आपको यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और जब ये आपको पहचान अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका एक ट्रिक रखिए, एक पहचान रखिए, जिससे आप आंसर क्वेश्चन का देखते ही उसका आंसर खट से टिक लगा दें। ठीक है, तो ये आपका जो है पहचान हो गया। पहचान में क्या होगा? पहला पद इसमें क्या रहेगा? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि, ये आपके पहले रहेगा। जैसे प्रति में क्या हो गया? प्रतिदिन, प्रति लगा है। आ में क्या होगा? आज जन्म, और तथा, यथा, यथा संभव। अनु में क्या रहेगा? अनुरूप, और भर में क्या रहेगा? भरपेट, प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल। ठीक है। हर में होगा हाथों हाथ, हाथ से हाथ में मतलब हाथों हाथ। ठीक है, ये आपका अव्ययी भाव समास है, जिसमें से कि पहला पद प्रधान होगा। और आपको ये पहचान भी दिया गया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेकंड क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। जैसे आपने 8 पढ़ा होगा, कारक जो होते हैं 8 भेद होते हैं कारक के। ठीक है, कारक की विभक्तियों के। लेकिन इसमें जो है नाम के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को, है ना, का लोप, लोप मीन्स गायब, लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को इसमें क्या है? लोप हो गया है, लोप मीन्स गायब हो गया है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास होगा। यथा प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। चिड़ीमान, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, ये जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को इन सब में गायब हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष है? ये कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं करण तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें से विभक्ति चिन्ह है, इसमें करण कारक के विभक्ति से के द्वारा करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, रेखा चित्र, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मंदाद, मंद से अंधा, मंदांध, मन चाहा, मन से चाहने वाला या चाहा, सूर रचित, सूर द्वारा रचित या सूर से रचित। ठीक है, इसमें से विभक्ति चिन्ह जो है वो लोप हो गया है। तो जहाँ से आएगा वो भी तत्पुरुष समास में विभक्तियों के चिन्ह का ही लोप होता है। तीसरा आ गया है संप्रदान। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। खान
स्नान घर, स्नान के लिए, इसमें क्या आता है के लिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ गायों के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, क्या हो गया हथकड़ी। अपादान, अपादान मतलब अलग होने के विभक्ति में है। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति। देश निकाला, देश से निकालना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना। धनहीन, धन से हीन होना, ठीक है। और संबंध, संबंध मीन्स क्या, काके की रारे री नाने नी ये लुप्त हो जाता है। जैसे राजा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर से अधीन, पर के अधीन मतलब दूसरों के अधीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। विद्यासागर, विद्या के सागर। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। अधिकरण में पर होता है ना, पर मतलब पर। जैसे शोकग्रस्त, शोक मग्र, शोक पर मग्र। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो, पुरुषों में उत्तम या पुरुषों पर उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। कथा, कला श्रेष्ठ, कला पर श्रेष्ठ। आनंद मन, आनंद पर मन। नव समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अना, ना, गैर आदि लगे हों, उसे हम क्या कहते हैं, अधर्मी, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैर जवाब, गैर वाजिब। तो इसमें मतलब नव समास मतलब मना करना, ना। चलिए, ये तो हो गया तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें विभक्तियों चिन्ह का लोप हो जाता है। अब हम आते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान हो तथा समास करने पर और अथवा का लोप हो जाए, लोप में गायब हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल भात, दाल भात क्या है, उसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दाल और भात। दाल हमारा पहला पद है और भात हमारा दूसरा पद है। रात दिन, इसमें और का लोप होकर के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा तो मतलब वो क्या है, द्वंद्व समास है। रात और दिन, रात दिन। माता पिता और खाना पीना, ऐसा कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास। चौथा बहुब्रीहि समास, जहाँ दोनों पद गौड़ हों और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे पीत और अंबर। पीत मीन्स होता है पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ, नील और कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात उदर मीन्स पेट, श्री गणेश, ठीक है। जो दो समास मिलकर, दोनों पद मिलकर के तीसरे की ओर इशारा करते हैं वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास। अब देखो तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास एक तरह से होता है द्विगु समास, इसमें द्विगु गलत लिखा है, द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण मतलब जिसकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अथवा पद एक उपमान और पद दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, वहाँ पीत शब्द विशेषण है और अंबर शब्द जो विशेष्य होता है, ठीक है। और द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्या, इसमें द्विगु समास होता है। संख्यावाची शब्दों का समूह का बोध कराने वाले क्या होते हैं, वो द्विगु समास होते हैं। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार, चार राहों का समाहार चौराहा। और जैसे नवग्रह, नवग्रह, जो भी जितने भी संख्या बताई जाती है वो हमारा द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसी का विशेष्य। बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही
विशेषण का कार्य करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो दोनों में समासों को जिन्हें दोनों समासों में रखा जा सकता है। विग्रह करने पर स्थिति स्पष्ट होती है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। द्विगु समास हो गया, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास, ये दोनों समास जो है एक दूसरे के समान होते हैं। दोनों में अगर आप चतुर्भुज तो बहुव्रीहि में भी आ गया और द्विगु समास में भी आ गया, तो ये जो है हमारा दोनों में समान होता है। जब आप इसका वो करेंगे, विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो बताइए हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। आपको पढ़ाने के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। फटाफट आप आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट किया करिए कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आपको कैसा लगता है, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है या नहीं, मुझे और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।